कासगंज में झींगा और भोला नाम के दो दोस्त रहा करते थे। भोला अपने नाम के मुताबिक भोला ही था, वहीं झींगा एक शरारती और बिगड़ैल लड़का था। वो दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। भोला के पिता गुजर चुके थे। वो अपनी अपाहिज माँ का बहुत ख्याल रखता था। वो दिन भर अपनी छोटी सी जमीन में खेती करके पसीना बहाता था। एक दिन भोला जब शाम को थका हारा घर आया तो उसकी माँ विमला ने उससे कहा, बेटा भोला, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात को आकर मेरे लिए खाना भी बनाता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी उम्र अभी जवानी की है और जवानी की उम्र काम करने की होती है, आराम करने की नहीं। मैं तुझे दिन भर पसीना बहाते हुए देखती हूँ तो मुझे अपने अपाहिज होने पर बहुत अफसोस होता है कि मैं तेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना सकती। अरे दिल छोटा मत करिए माँ जी, जब मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भोला ने इतना कहा ही था कि तभी पड़ोस में रहने वाले सुखिया चाचा वहाँ पर आ गए और विमला की ओर देखकर बोले, विमला बहन, बहुत खुश नसीब हो कि भोला जैसा पुत्र तुम्हें मिला है। एक तुम्हारा पुत्र भोला है जो दिन रात खेतों में काम करके पसीना बहाकर तुम्हारी कितनी सेवा करता है, और तो और वो तुम्हारे लिए खाना भी बनाता है। और एक मेरा पुत्र है जो दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा और कुछ नहीं करता। अरे चाचा, ऐसी बात नहीं है। झींगा धीरे धीरे करके काम करने लगेगा। क्या खाक काम करने लगेगा बेटा? पहले तो वो सिर्फ काम नहीं करता था, दिन भर निठल्ला बन के घूमता था, लेकिन अब तो वो गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? शादी के बाद वो सुधर जाएगा। यह कैसी बातें कर रही हो बिमला बहन? मैं उसकी शादी करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। काम काज तो कुछ करता है नहीं, जो अपने लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वो अपनी बीवी को क्या खिलाएगा? भोला, तू तो उसका दोस्त है, उसे समझाता क्यों नहीं बेटा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुखिया चाचा, मैं कल इसके बारे में झींगा से जरूर बात करूंगा। अरे ये लो, मेरे घर पर आज खीर बनी थी और खीर तुम्हें बहुत पसंद है ना भोला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। भोला ने सुखिया चाचा के हाथ से खीर ले ली और सुखिया मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन भोला झींगा से जाकर मिला और बोला, झींगा, तेरे पिताजी तुझसे बहुत परेशान रहते हैं, तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? झींगा भोला का दोस्त तो था, लेकिन वो अंदर ही अंदर भोला से बहुत जलता था, क्योंकि गांव में सब लोग भोला की तारीफ करते थे और उसकी बुराई। भोला की बात पर झींगा गुस्से से बोला, तो मेरा बाप अब मेरी शिकायत है पड़ोसियों के घर भी जाकर करने लगा है? ऐसी बात नहीं है झींगा, सुखिया चाचा हमारे घर जैसे ही तो हैं, और तू तो मेरा दोस्त है, भला वो मुझसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? तो तू मेरे बाप का वकील बनकर आया है? ऐसा मत बोल झींगा, वो तेरे पिताजी हैं, तुझे तमीज से बात करनी चाहिए। अगर तू कुछ काम काज करेगा तो उसमें तेरा ही फायदा होगा भाई, और तेरे पिता के ऊपर मेहनत का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। अरे ओ, अभी कोई काम करने की उम्र नहीं है मेरी, ये तो मौज मस्ती करने की उम्र है। नहीं झींगा, ये काम करने की ही उम्र है, और इस उम्र में ही आदमी मेहनत कर सकता है, तरक्की कर सकता है। जो जवानी के दिन बेकारी में गुजार देता है, उसके ऊपर बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं होता। मेरी बात को अकेले में कभी ध्यान से सोचना। इतना कहकर भोला अपने खेतों की ओर चला गया। वहीं झींगा गुस्से से उसे जाता हुआ देखता रहा। झींगा अपने आप से बोला, कुछ सालों पहले मेरे ही साथ गिल्ली डंडा खेलता था और आज मुझे ही मेहनत का पाठ पढ़ा रहा है। तभी अचानक वहाँ पर राधू सूदखोर अपने कुछ साथियों को लेकर झींगा के पास आ गया। राधू गांव के लोगों को सूद पर पैसे उठाता था और उसके बदले वो उनसे भारी ब्याज वसूलता था। राधू गुस्से से झींगा से बोला, तुझे पता है ना इस महीने तेरे ऊपर ब्याज कितना चढ़ गया है?
हाँ पता है मुझे, बोला तो था तेरे पैसे सब लौटा दूंगा। लौटा दूंगा नहीं बे, कब लौटाएगा? पिछले 3 महीनों से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं सिर्फ तेरे पिताजी का लिहाज कर रहा हूँ झींगा। तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसकी पीट पीट कर हालत खराब कर देता। राधु की बात सुनकर झींगा थोड़ा सा सहम गया। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे 2 घंटे की मोहलत और देता हूँ। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे पैसे ब्याज सहित नहीं मिले ना, तो मैं अपने पैसे तेरे बाप से जाकर वसूल लूंगा और उन्हीं के सामने तुझे मार मार कर तेरा भर्ता बना दूंगा, समझा? इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया। झींगा अपने आप से बोला, अब क्या होगा? जो पैसे मैंने इससे ब्याज में लिए थे वो तो सब जुए में हार गया। ये नई मुसीबत क्या आ गई यार। अगर राधु पिताजी के पास पहुंच गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। तभी झींगा के दिमाग में एक तरकीब सूझी। तरकीब आते ही झींगा की आंखें चमक गईं और फिर वो अपने आप से बोला, एक काम करता हूँ, भोला से मांगता। इस पूरे गांव में सिर्फ भोला ही है, 1 नंबर का बेवकूफ, जिसे ये बेवकूफ गांव वाले समझदार कहते हैं। उसे जाकर बेवकूफ बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे पैसे जरूर देगा। झींगा दौड़ता हुआ भोला के पास पहुंच गया और रोता हुआ चेहरा बनाकर मदद मांगने लगा। अरे तुझसे मैंने मना किया था जुआ खेलने के लिए, लेकिन तू फिर भी जुआ खेला। अब देख, राधु तुझे मारने के लिए कह रहा है। मुझे बचा ले यार, मुझे तू पैसे दे दे। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा और मेहनत से काम करूंगा और मेहनत करके तेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। भोला की फसल कुछ दिन पहले ही बिकी थी। उसके पास पैसे रखे हुए थे। भोला ने वो पैसे झींगा के हाथों में देकर बोला, ये ले पैसे और जाकर राधु को दे दे और कल से कामकाज शुरू कर दे। झींगा पैसे लेकर वहाँ से सीधा राधु के पास पहुँच गया और उसने वो पैसे राधु को लौटा दिए। मगर झींगा एक बिगड़ैल लड़का था। 2 दिन बाद वो राधु से उससे भी ज्यादा पैसे और भारी ब्याज पर ले आया और कुछ ही दिनों में झींगा ने वो सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा दिए। इधर भोला की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई और डॉक्टर ने भोला को ये बोल दिया कि उसकी माँ का इलाज लंबा चलेगा। भोला को अचानक पैसे की जरूरत आ पड़ी। भोला दौड़ता हुआ झींगा के पास पहुंचकर बोला, झींगा, तूने जो मुझसे पैसे लिए थे, मुझे उसमें से थोड़े पैसे दे दे। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। झींगा अचानक सकपका गया। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है यार, बाद में दे दूंगा। झींगा, तूने मुझसे कुछ वक्त की मोहलत लेकर पैसे लिए थे। जब तक मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी मैंने तुझसे पैसे कभी नहीं मांगे, लेकिन आज मुझे वाकई पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। भोला की ये बात सुनकर झींगा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुझे तो गांव में हर कोई अच्छा बोलता है ना, है? तुझे तो कोई भी उधार दे देगा, जाकर कहीं और से उधार क्यों नहीं मांग लेता? मैं उधार क्यों मांगूंगा झींगा, जब मेरे पैसे तेरे ऊपर निकल रहे हैं? झींगा ने भोला को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर भोला का दिल टूट गया। वो बुरी तरह से परेशान होकर बोला, तू मेरा दोस्त है झींगा, इसलिए मैं चाहकर भी तुझसे बुरा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, अब मैं तेरी शिकायत सुखिया चाचा से जरूर करूंगा। सिर्फ उन्हीं का लिहाज करके मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। इतना कहकर भोला चला गया। लेकिन झींगा को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। तभी झींगा ने देखा कि गांव के मोहन काका अपने हाथ एक पोटली पकड़े हुए भोला के घर की ओर जा रहे थे। अरे कहाँ जा रहे हो मोहन काका? आखिर तुम्हें भोला से क्या काम पड़ गया? 2 दिन बाद हमारी बिटिया की शादी है। इस पोटली में बिटिया के दहेज के सोने के गहने हैं। मैं अपनी पत्नी सरला के साथ शहर में कुछ खरीदारी करने जा रहा हूँ। तब तक ये गहने मैं भोला के घर पर रखने जा रहा हूँ। भला भोला से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति इस गांव में कौन हो सकता है? इतना कहकर मोहन काका वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर झींगा के अंदर भोला के प्रति और ज्यादा नफरत बढ़ गई। तभी वहां पर राधु अपने कुछ साथियों के साथ दोबारा आ पहुंचा। अभी तक मेरे पैसे नहीं आए झींगा। झींगा, जो कि बहुत गहरी सोच में एक योजना बना चुका था, मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो राधु भैया, 2 दिन बाद तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 दिन
और तीसरा दिन मेरा। इतना कहकर राधू वहां से चला गया। झींगा भोला के घर पर चोरी करने की योजना बना चुका था। वो जानता था कि भोला दिन भर के लिए खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और उसके घर पर उसकी बूढ़ी अपाहिज माँ लेटी रहती है। तो अगले दिन झींगा दोपहर के वक्त भोला के घर चला गया। क्या हाल है झींगा बेटा? आपके आशीर्वाद से मेरा हालचाल बहुत अच्छे है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा भोला से मिलता चलूं। अरे तुझे तो पता है झींगा कि भोला सुबह से ही खेतों में निकल जाता है और शाम को लौटता है। अरे चाची, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, मैं उसे शाम को मिल लेता हूँ। वैसे मैं आपके लिए बर्फी लेकर आया हूँ। झींगा ने बर्फी में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। विमला ने बड़े प्यार से बर्फी का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया, पर बर्फी खाते ही विमला को बुरी तरह से नींद आने लगी और वो कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। झींगा ने बड़ी चालाकी से भोला के घर से वो सोने की पोटली अलमारी से निकाल ली और ठीक वैसी की वैसी पोटली उस जगह पर रख दी ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन मोहन भोला के घर पर आकर अपनी जेवर की पोटली मांगने लगा। मुझे गहने वापस कर दो भोला। मोहन काका की बात सुनकर भोला ने वो पोटली मोहन को दे दी, मगर जैसे ही पोटली मोहन ने खोली तो वो देखकर हक्का बक्का हो गया कि उसमें पत्थर के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं था। मेरे सोने के गहने कहाँ हैं? ये देखकर भोले के माथे पर पसीना आ गया। काका, आपने जैसी पोटली मुझे दी थी मैंने वैसी की वैसी पोटली वहाँ पर रख दी थी। मैंने तो खोलकर भी नहीं देखी। अरे ये क्यों नहीं कहता भोला कि तेरी गहनों पर नियत खराब हो गई और तू उन्हें बेच आया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बात का यकीन कीजिए काका। तो फिर इसमें ये कंकड़ पत्थर कहाँ से निकल आए? ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा भोला। मैं तेरी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा। कुछ ही देर में वहाँ गांव के मुखिया, पड़ोसी सुखिया और लोगों की भीड़ लग गई। उन सब में झींगा भी था जो बहुत खुश था। हर कोई भोला को बुरा बोल रहा था। तो ये है तेरी मेहनत भोला? लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए तुझे शर्म नहीं आई हैं? तूने अपने ही गांव में डाका डाल दिया। ये है इस भोला की सच्चाई। तुम सबने ही इसे सर पर बिठा रखा था। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी भोला। देखते क्या हो, मारो इसको। गांव वालों ने मिलकर भोला की बुरी तरह से पिटाई की। भोला की माँ विमला ने आंसू बहाकर भोला की ओर देखकर कहा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मेरी परवरिश में आखिर क्या कमी रह गई थी? अरे तू तो मेरा बेटा है, तूने चोरी क्यों की? मैं सच कहता हूँ माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मगर भोला की बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक मोहन काका की पत्नी सरला काकी मोहन के पास आकर बोली, भोला को क्यों मार रहे हो तुम सब? तुम्हें पता है, तुमने मुझे जो गहने दिए थे भोला के घर पर रखने के लिए, इस भोला ने वो सारे गहने बेच दिए। और उस सोने को बेचकर इस बेचारे को मुश्किल से 100 भी नहीं मिले होंगे। ये क्या कह रही हो तुम? क्योंकि वो सोने के गहने असली के नहीं थे, बल्कि पीतल के थे। उसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था। असली सोने के कंगन तो मेरे पास हैं। लेकिन फिर वो पोटली। अरे मैंने तुम्हें तोते की तरह बताया था कि अलमारी में 2 रंग की पोटलियां रखी हुई हैं, नीली और लाल। लाल वाली में नकली गहने हैं और नीली वाली में असली। तुमने लाल वाली पोटली उठाकर भोला को दे दी। वो तो अभी अचानक मेरी नजर पड़ गई तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गई। मैं भोला को अच्छी तरह से जानती हूँ। भोला चोरी कभी नहीं कर सकता। सरला काकी ने इतनी बात कही ही थी कि तभी अचानक राधू गुस्से से लाल पीला होता हुआ वहाँ पर आ गया और झींगा से बोला, अरे नकली गहने देकर मुझे बेवकूफ बनाता है? इतना कहकर राधू ने वही चुराई पोटली सबके सामने फेंक दी। झींगा की पोल खुल चुकी थी। सभी लोग समझ गए थे कि चोरी करने वाला झींगा ही है। तभी विमला बोली, अब मुझे याद आया, कल झींगा ही भोला से मिलने के लिए आया था।
इसने मुझे बर्फी का टुकड़ा भी खिलाया। उसे खाते ही मुझे बुरी तरह से नींद आने लगी और अभी भी मेरा सर भारी हो रखा है। शायद इसी वजह से मैं इस बारे में बताना ही भूल गई। मुझे माफ कर दो भोला। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। तू बेटे के नाम पर कलंक है, कलंक। तू अगर मेरे घर पर डाका डालता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये तो तेरा दोस्त था। मैंने तेरे जैसा बदमाश दोस्त आज तक नहीं देखा। इस बार झींगा ने हद पार कर दी है। भोला जैसे सीधे साधे व्यक्ति को हम सब ने बेवजह मारा। देखते क्या हो, मारो झींगा को, भूत बना दो साले का। सभी गांव वाले झींगा को बुरी तरह से पीटने लगे, मगर भोला ने झींगा को और ज्यादा पीटने से बचा लिया। अब मत मारो इसको, ये मेरा दोस्त है। मैं इसे अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए नहीं देख सकता। इसकी आंखें बता रही हैं कि इसे अपनी गलती का पछतावा है। भोला की बात सुनकर झींगा रोने लगा और भोला के पैरों पर गिरकर बोला, मैं तुम्हें फंसा रहा था और तुमने मुझे पिटने से बचाया। सच में भोला, तुम्हारी सच्ची दोस्ती ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे एक बदमाश दोस्त से एक सच्चा दोस्त बना दिया। झींगा ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और उस दिन के बाद झींगा भोला के साथ मेहनत करने लगा।